तो एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने अपनी सीरीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एफई एग्जाम प्रेप। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन। एज यू ऑलरेडी नो कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में 60 क्वेश्चंस को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। उनके आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं, उनके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो हमने समझ लिए हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी हम उन्हीं को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। ठीक है, अब देखिए आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। ये जो फार ऑफ डेज लिखा है इसके अंदर इसने अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पर फार ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्ट ऑफ स्पीच में फार ऑफ डेज को क्या मानोगे? दोज फार ऑफ डेज। तो डेज हमारा क्या हुआ बच्चों? नाउन। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे कि फार ऑफ क्या होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट और जो तरीका मैंने आपको बताया अगर उस तरीके से आप चलेंगे तो जरूर आपको पता लग जाएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। कैसे? अब मैंने हमेशा आपको बताया कि नाउन से पहले जो भी चीज उसको डिस्क्राइब करती है वो हमेशा क्या होती है? एडजेक्टिव। सो ये जो है ना फार ऑफ, ये डेज को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ओके। तो फार ऑफ का मतलब हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। फार ऑफ का मतलब होता है डिस्टेंट। इसका मतलब होता है हमारा डिस्टेंट, सीधी सी बात। ठीक है, सो ये एडजेक्टिव हुआ। सो आपको अगर नहीं भी पता है तो आपको इसके थ्रू पता लग जाए कि नाउन से पहले जो भी चीज नाउन को डिस्क्राइब करती है वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। अब तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बच्चे को दो चीजों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक होता है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड। दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आप ये समझे कि बिसाइड्स का क्या मतलब होता है और बिसाइड का मतलब क्या होता है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, इसका मतलब नियर, किसी के बगल में, बिसाइड। और बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस डिफरेंस पर हमें ध्यान से समझना है इसको कि बिसाइड्स का मतलब क्या है और बिसाइड का मतलब क्या है। ठीक है, ओके। सो बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू और बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ। अब सीधी सी बात है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है तो इसको तो हम छोड़ दें, अभी हम बिसाइड्स की बात कर लेते हैं। देखिए बिसाइड्स जो है इंग्लिश में मोस्टली या तो एडवर्ब का काम करता है या तो ये एडवर्ब का काम करता है, नहीं तो ये प्रीपोजिशन का काम करता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक बात तो मैं यहाँ ये समझा दूँ आपको कि बिसाइड्स यहाँ पर प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन से पूरा सेंटेंस कभी कनेक्ट किया नहीं जा सकता और कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कॉमा नहीं लगाए जाते, ये बात भी ध्यान रखो। सो इन दोनों का डिफरेंस समझ लो। एडवर्ब का मतलब होता है फर्दर मोर, इसका मतलब क्या होता है? फर्दर। और इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है, इन एडिशन टू। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर मोर ओवर या फर्दर का सेंस दे रहा है। यहां एडवर्ब होना चाहिए, प्रीपोजिशन किसी हालत में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा एडवर्ब, ना कि इसका आंसर बनेगा प्रीपोजिशन। होता है प्रीपोजिशन भी है। सो प्रीपोजिशन होगा तो ये सिर्फ वर्ड्स को जोड़ेगा, लेकिन जब ये एडवर्ब होता है तो ये सेंटेंस को पहले आ जाता है। और कॉमा लगने का मतलब ही है कि वो क्या है? एक एडवर्ब है। और यहाँ पर मतलब फर्दर मोर। कह रहा है आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, मुझे नहीं लगता कि मैं सैटरडे को आ पाऊंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। और वो कह रहा है फर्दर मोर, अगर इससे आगे की और भी बात करूँ तो मुझे वैसे तो पार्टी पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब है हमारा जो मेन बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। सो बात ये समझनी है हमें
कि ये बात मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, जब ए हो या एन हो या द हो, ये इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं। इंग्लिश में क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल्स की ये खासियत होती है कि अगर आर्टिकल लिख दिया गया है तो इसका मतलब है कि उसे नाउन के बगैर नहीं लिखा जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नाउन आया होगा तभी आर्टिकल को लिखा गया होगा, विदाउट नाउन आर्टिकल का एग्जिस्टेंस होता नहीं है। सो इफ देयर इज आर्टिकल देयर मस्ट बी ए नाउन ऑल्सो। सो यहां पर अगर आर्टिकल लिखा गया है तो नाउन भी होना चाहिए। तो ये बात मैं पहले कई क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि अगर कोई आर्टिकल लिखा है और उसके बाद सिर्फ एक ही वर्ड दिया गया है, उसके बाद कोई वर्ड नहीं है, मान लो उसके बाद प्रीपोजिशन शुरू हो गई, वर्ब शुरू हो गई, तो द का जो वर्ड माना जाएगा वो अकेला ही माना जाएगा, तब तो यही नाउन होगा। लेकिन अगर ए एन द के बाद मान लो एक वर्ड ये लिखा है, फिर एक और वर्ड लिखा है और फिर एक और वर्ड लिखा है, तो आपको क्या करना है कि द हमेशा अपने नाउन के लिए लगता है और द के बाद अगर 2-3 वर्ड लिखें तो सबसे लास्ट वाला वर्ड ही नाउन होता है। उससे पहले उसके क्या होते हैं, जो उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो वर्ड होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर बॉटम लाइन एक ही वर्ड है और ये द इसी के लिए लगा है, तो द हमेशा नाउन के लिए लगता है, तो ये नाउन हो गया। तो ये रहा हमारा आंसर, नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्राई टू नॉक दैट वास ओवर। ठीक है, अब देखो ओवर हम सबको पता है, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं ओवर प्रेपोजिशन होती है। ओवर क्या होती है? प्रेपोजिशन। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ओवर प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, तो ये समझना है कि हाँ प्रेपोजिशन तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब मैं ओवर की बात करता हूँ, ठीक है, तो ओवर प्रेपोजिशन की तरह भी काम कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। अब ये कैसे समझ में आए? तो ये सिंपल सी बात है, मैं पिछले कई लेक्चर्स में ये बात बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन जब भी लिखा होगा तो उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होना चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन बिना अपने ऑब्जेक्ट के कभी नहीं बैठता है। तो इसका तो कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसी की प्लेस बता रहा है। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? एडवर्ब। तो यहाँ पर एडवर्ब है। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको एक दो एग्जाम्पल दिए। अगर मैंने बोला कम इन और मैंने बोला कम इन द क्लास, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन नहीं है क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ इसका क्लास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ये प्रेपोजिशन मानी जाएगी। तो ऐसी कोई प्रेपोजिशन है हमारी जो प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों की तरह वर्क करती हैं, तो उनका ऑब्जेक्ट हो तो उसे प्रेपोजिशन मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे एडवर्ब मानना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर इट इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू? आर यू हैविंग वन, अब देखो ये वन है ना, अब बहुत सिंपल सी बात है कि वन जो होता है ना इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है? प्रोनाउन की तरह काम करता है। अब ये होते हैं दो प्रोनाउन, एक तो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है और एक होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर उसको थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो वो प्रोनाउन ना लिख के पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउन रख देगा। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो, और इम्पर्सनल जो अपने जैसी सारी चीज़ के लिए यूज़ हो जाए। जैसे मैंने लिखा वन शुड रेस्पेक्ट वंस कंट्रीज लॉ, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स लिख देते हैं, वंस पेरेंट्स। तो यहां पर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है या सबकी बात हो रही है? तो आप कहोगे सर यहां पर सबको इन जनरल रेफर किया गया है। तो अगर यहां पर सबको इन जनरल रेफर किया गया है तो इसका मतलब हो गया इम्पर्सनली, पर्सनली किसी के लिए नहीं लगा हुआ है। लेकिन फिर मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज इज सिटिंग देयर, क्या मैं हम सबकी बात कर रहा हूं? नहीं, अब इन्हीं में से किसी एक बॉय की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया पर्सनल। तो यहां पर ये वन किसके लिए लगा हुआ है? आइसक्रीम के लिए। अगर आइसक्रीम के लिए लगा है तो ये पर्सनल हो गया, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन अगर यहाँ पर्सनल इम्पर्सनल नहीं दे रखा तो सिर्फ प्रोनाउन तो दे ही रखा है, तो आंसर हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अब वो कह रहा है मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ पैसा दिया था, नहीं तो ये जो ट्रिप थी मैंने अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, अब उसमें से अदरवाइज को इसने अंडरलाइन किया है। सो अदरवाइज क्या होता है मैं बता देता हूं। अदरवाइज वैसे तो एडवर्ब की तरह काम करता है,
लेकिन कन्फ्यूजन होता है कि सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इसीलिए इसको एडवर्बियल कंजंक्शन भी कहते हैं। लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा एडवर्ब होता है, अदरवाइज को हमेशा एडवर्ब मानूंगा। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ विजिटर फॉर यू। ए आ गया, अब उसके आगे प्रपोजिशन है तो ए के बाद एक ही वर्ड लिखा हुआ है। जब ए के बाद एक ही वर्ड लिखा है तो ए हमेशा नाउन के लिए आता है, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन हो गया। तो हमारा आंसर है डेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट रिलेट। अच्छा ए के लिए पूछा है ना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो देयर इज अ विजिटर फॉर यू, तो यहाँ पर ए को लिखा हुआ है, तो ए तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, पहले वाले कई सारे वीडियो में बताया कि ए एंड द हमारे क्या होते हैं आर्टिकल्स होते हैं। सो आर्टिकल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल एक इंडेफिनेट। ये भी मैंने बता चुका हूँ, द जो होता है वो हमारा डेफिनेट होता है और ए एन जो होते हैं हमारे वो इंडेफिनेट होते हैं। गॉट इट। सो ए है तो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है, ये रहा आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए 68th क्वेश्चन हमारा ही हैज़ बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। तो इसके अंदर अंडरलाइन तो नहीं कर रखा, लेकिन देखो इसने क्या बोला है, क्या ये पूरी रिलेटिव क्लॉज है, क्या यहाँ पर कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, या क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया है, पर पूरे सेंटेंस को पूछ रहा है ये। अब अगर ये पूरे सेंटेंस को पूछ रहा है तो हमें मालूम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन तो कोई सेंटेंस हो नहीं सकता, ठीक है। सो या तो ये रिलेटिव क्लॉज है, नहीं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो रिलेटिव क्लॉज ये हो नहीं सकती, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज हमेशा हु, whom, whose, which, that इनके थ्रू बनती है। एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। I met a boy who was asking for help to feed his younger brother। मान लो ये सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में ये जो हु लिखा है ये क्या हो गया, बॉय को आगे वाले सेंटेंस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो बॉय है ना, ये बेसिकली क्या है आगे वाले सेंटेंस के लिए, और हु उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉय और हु दोनों सेम है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ पूरी क्लॉज जो हो गई ये रिलेटिव क्लॉज हो गई। तो यहाँ पर हु, हुम, हुज, विच, दैट कुछ नहीं है, एक ही सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है। तो देखो ये रिलेटिव क्लॉज तो हो नहीं सकती। हाँ ये सेंटेंस एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कोई फैक्ट बताया गया हो। तो देखो ये फैक्ट ही है, ही हैज़ बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002, पूरी एक फैक्चुअल बात है। तो देखो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवार्डेड टुडे। सो ये बहुत सिंपल है, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर। अब एक्टर हमारा क्या हुआ, नाउन। मैंने बताया था ना दा लिखा है, दा के आगे फर्स्ट वर्ड ये हो गया, सेकंड वर्ड ये हो गया और थर्ड वर्ड ये हो गया। तो फर्स्ट सेकंड को ना मान के हमें एक्टर को नाउन मानना पड़ेगा। अब एक्टर अगर नाउन है तो उसको डिफाइन कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ब्यूटीफुल को कौन डिफाइन कर रहा है, मोस्ट। तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ बच्चों, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। सो नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब्स लिखे जाते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़। सिंपल। अब न्यूज़ क्या है हमारा, नाउन। नाउन को डिफाइन कौन करता है, लेटेस्ट। अब लेटेस्ट क्या होना चाहिए, डिफाइन कर रहा है तो एडजेक्टिव होना चाहिए। तो न्यूज़ को जो नाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ये रहा हमारा आंसर, एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट द ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग। अब ये तो खैर बहुत ही ईजी आ गया, तो ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और लेफ्ट हमारा मेन वर्ब हो गया, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच तो वर्ब ही बना, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा इसमें टेंस पूछ लिया है इन्होंने, ठीक है। तो टेंस देख लो, पास्ट टेंस तो है, लेकिन पास्ट टेंस में 4 टेंस बनते हैं भाई। पास्ट इंडेफिनिट भी इसी में बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी इसी में बनता है, पास्ट परफेक्ट भी इसी में बनता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी इसी में बनता है। तो पास्ट टेंस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा डिपेंडेंट क्लॉज इसमें बन नहीं रही है कोई।
है तो डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर अंडरलाइन नहीं कर रखा। डिपेंडेंट क्लॉज ये रही व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट। अगर अंडरलाइन करके पूछ रहे होते तब तो हम मान लेते कि डिपेंडेंट क्लॉज आंसर है, लेकिन ये तो पूरे को ही पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि पूरे को पूछ रहे हैं। डिपेंडेंट क्लॉज ये हुई, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई। सो ये पर्टिकुलर एक पार्ट को नहीं पूछ रहे हैं, पूरे सेंटेंस को पूछ रहे हैं। हाँ, ये पास्ट परफेक्ट वर्ब है हमारी, तो ये सिर्फ किसको अंडरलाइन करके पूछना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इसको अंडरलाइन करके पूछना चाहते हैं। सब पूरा टेंस क्या हुआ हमारा? पास्ट परफेक्ट हुआ, क्योंकि ये वर्ब को अंडरलाइन करके पूछ रहे हैं, तो ये हमारी वर्ब कौन सी है? पास्ट परफेक्ट की वर्ब होगी, ठीक है। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट परफेक्ट की वर्ब होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। हैज ऑफर्ड, फिर से ये वर्ब को पूछ रहे हैं, अब ये टेंस ही पूछ रहे हैं। अब हैज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, हैज जो होता है वो प्रेजेंट के टाइम को रेफर करता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के टाइम को रेफर करती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो ये देखो परफेक्ट टेंस बन गया, टेंस पूछा है तो परफेक्ट। पास्ट टेंस ये है नहीं, वर्ब इसमें पूछी नहीं है, ठीक है, और ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब पूछी नहीं है। इसने पूछा है कि अंडरलाइन करके ये किसको पूछना चाह रहा है? परफेक्ट टेंस को पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि अब आप कहोगे सर ये ट्रांसटिव इंट्रांसटिव वर्ब भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसने इसको अंडरलाइन किया होता तो। हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब और ये कभी ट्रांसटिव इंट्रांसटिव नहीं होती, दोनों को पूछ रहा है तो फिर ये टेंस पूछ रहा है, सीधी सी बात है। टेंस है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट। इज क्या है हमारा यहाँ पर? वर्ब पूछ रहा है। अब देखो इज जो होता है ना बच्चे, इसका हमेशा ध्यान रखें, ये लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करता है, और कभी भी ये ट्रांसटिव तो होता नहीं है, ठीक है, ये कभी ट्रांसटिव नहीं होता, तो ट्रांसटिव तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब बात करें क्या ये इंट्रांसटिव वर्ब है, तो होती तो है इंट्रांसटिव वर्ब, लेकिन उससे भी पहले ये क्या होती है भाई? वर्ब की कैटेगरी तो बाद में आती है ना, उससे पहले क्या होगी? तो उससे पहले ये इंट्रांसटिव वर्ब तो ये बाद की बात है, कैटेगरी में आ गया, लेकिन ये एक्चुअल में इसका नाम क्या है? तो फ्रेजल वर्ब ये है नहीं, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब तो ये होती है, लेकिन यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है बच्चों, क्योंकि पेपर के अंदर ये ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है नहीं। सो इस हिसाब से देखा जाए तो पेपर में जब ये ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? क्यों? मैं आपको कंफ्यूज मैं जो आपको रियल चीज़ है वो बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इसका आंसर ऑक्सिलरी वर्ब ही सही मानेंगे वो लोग, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर मैं रॉन्ग प्रूफ कर सकता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आंसर इसका होना चाहिए इंट्रांसटिव वर्ब, क्योंकि यही एक ऑप्शन ठीक बैठ रहा है यहाँ पर। क्यों? अगर ये वर्ब क्या होती, यहाँ पर इसको लिंकिंग वर्ब लिख देते हैं, ये लिंकिंग वर्ब, तो ये आंसर ठीक हो जाता, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब तो ये किसी हालत में हो नहीं सकती। क्यों? ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा अपनी मेन वर्ब्स के साथ आती हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी मेन वर्ब कहाँ है? तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये खुद ही मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो सकती, यहाँ पर ये गलत है। अब होता क्या है कि ये जो इज है, ये दोनों तरीके से, इज एम आर वॉज वर, ये दोनों तरीके से काम करते हैं। ये ऑक्सिलरी भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी होंगे तो इनके साथ मेन वर्ब आएगा, और अगर ये मेन वर्ब होंगे तो इसके साथ मेन वर्ब क्यों आएगा? दो मेन वर्ब तो नहीं आ सकते। कैसे? जैसे मैंने लिखा ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग उसकी मेन वर्ब है, तब तो ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन मैं बोलूं ही इज क्रूअल, तो क्या अब ये आप हेल्पिंग वर्ब मान लोगे इसको? क्यों नहीं मान पाओगे? क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब नहीं है, इसके साथ उसकी स्टेट जुड़ी हुई है, तो ये खुद ही तो मेन वर्ब है। तो यहां पर ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन में आंसर दिए, सीडीएस का क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे तो उसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। वहां पर आंसर इसको माना जाएगा, लेकिन आंसर ये है नहीं, आंसर हमारा इंट्रांसटिव वर्ब होगा, और कोई आंसर मैच करता नहीं है इससे, क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब होती है वो इंट्रांसटिव भी होती है, उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए आंसर हमारा इंट्रांसटिव वर्ब होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको भी यही लगाना है अगर पेपर में कभी आपको मिलता है तो। चलिए नेक्स्ट, हुर्रा, व्हाट अ सिंटिलेटिंग ब्यूटी द लैंडस्केप इज। अब देखो ये तो बहुत सिंपल ही है आप लोगों के लिए भाई। हुर्रा अगर बोल रहा है और उसमें क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इंटरजेक्शन हो गया, बहुत सिंपल है। तो ये ध्यान रखें, जहां पर भी इंटरजेक्शनल मार्क आ जाएगा वहां पर वो क्या होगा? हमारा इंटरजेक्शन होगा,
नेक्स्ट, रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन टाई बिकॉज। अब ये तो देखो छोटे से छोटे बच्चे को पता है, इसको मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हमेशा कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, कंजंक्शन बन जाएगा। इसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। ये बात मैं हमेशा से ही बताता हुआ आया हूँ आपको कि रीता का एक्शन क्या है, खाना। तो अगर ये एक्शन है तो एक्शन हमेशा वर्ब होते हैं, तो हमारा ये क्या हो गया, वर्ब। लेकिन देखो इसमें ऑप्शन ही नहीं है वर्ब का। बात समझ में आ रही है? तो ये कंजंक्शन तो हो नहीं सकता, कॉज हो नहीं सकता, एडवर्ब हो नहीं सकता, इंटरजेक्शन हो नहीं सकता। और बिलीव मी, ऐसे ही CDS में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर ये 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो ये गलत है, ठीक है। ये कॉज नहीं है, ये क्लॉज है, ठीक है। तो ये क्लॉज है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीता ईट्स डिनर क्विकली। अब सबको पता है कि भाई सब्जेक्ट का जो भी एक्शन होता है वो उसका वर्ब होता है। अब ये रीता का एक्शन क्या है, ईट्स। तो जो भी एक्शन होता है सब्जेक्ट का जो डूअर होता है और उसका एक्शन होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो देखो हमारा आंसर है वर्ब। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। अभी ये बात मैं कई सेंटेंसेस में बता चुका हूँ आपको कि जब भी LY देखोगे किसी में तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एडजेक्टिव में LY जुड़ता है तो एडवर्ब बनता है, और अगर नाउन में LY जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव बनता है। तो एब्रप्ट हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। LY जुड़ा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर, एडवर्ब। वैसे भी ये हाउ का आंसर दे रहा है, तो हाउ के आंसर हमेशा एडवर्ब्स ही होते हैं। ही थॉट द मूवी एंडेड हाउ, एब्रप्टली। नेक्स्ट देखो, आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ द अगस्त। अभी इसको तो बचाने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। अब मैंने अभी क्या बताया था, इन जो होता है वो या तो एडवर्ब की तरह काम करता है या प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, ठीक है। अब अगर इनके आगे उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है तो है इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त, ये पूरा का पूरा इनका ऑब्जेक्ट है। तो जो भी प्रपोजिशन होती है अगर उनका ऑब्जेक्ट है तो वो प्रपोजिशन है। लेकिन अगर वो प्रपोजिशन तुम्हें दिख रही है बट उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एडवर्ब माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, प्रपोजिशन हो गया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का ये। तो इसके बाद हमारे 20 क्वेश्चंस बचेंगे, तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते रहिए, लास्ट वीडियो भी मैं अभी कंप्लीट करूँगा। उसके बाद एक नई सीरीज़ लेकर आएंगे हम लोग। SSC पे एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ मैं। SSC CHSL के अभी जो है वो नोटिफिकेशन आया है। तो SSC CHSL जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगली सीरीज़ हमारी SSC CHSL मॉक टेस्ट की ही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज़ बहुत जल्दी लाने वाला हूँ इस सीरीज़ के बाद। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जैस्मिन्स एंड रोजेज आर माई फेवरेट फ्लावर्स। तो एंड हमें पता है कि एंड जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन होता है तो आपको ये पूछ सकता है, अगर वो सीधा सीधा कंजंक्शन ना दे तो थोड़ा और डीप ले जाके पूछ सकता है ये कोऑर्डिनेटिंग है सबऑर्डिनेटिंग है। तो एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, तो हमारा आंसर हो गया कंजंक्शन, ठीक है। तो ये थे हमारे 80 क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ स्पीच के। अभी हमारे रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस हैं जो हम बहुत ही जल्दी उनको सॉल्व कर लेंगे और नई सीरीज़ पे हम काम करना शुरू कर देंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।